भागो भागो, सब लोग अपने घरों से भागो, वरना हम लोग साधारण मोमोज से कब फ्राइड मोमोज बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आग उगलती हुई इस गर्मी में गांव बलरामपुर के सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपनी बीवी बच्चों के साथ भाग रहे हैं। अरे बिल्लू काका, बिल्लू काका। हाँ रानी बिटिया बोलो। हम सब अपना घर छोड़कर आखिर भाग क्यों रहे हैं? हम आखिर कहाँ जाने वाले हैं बिल्लू काका? अरे रानी बिटिया, तुम देख रही हो गर्मी कितनी तेज है, तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम अगर कुछ दिन और अपने गांव में रुके तो हम सब जलकर खाक हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ देर दौड़ने के बाद बिल्लू ने कहा, एक मिनट, सब लोग रुक जाओ, गांव वालों रुक जाओ सब लोग, यहाँ पर छाया है, थोड़ी देर यहीं पर आराम करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करना है। अरे बिल्लू चाचा, ये मोबाइल में देखिए, इस बरगद के पेड़ के बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे टेम्परेचर 39 डिग्री हो गया। ये तो चमत्कार हो गया चाचा। रानी बिटिया, ये कोई चमत्कार नहीं है। पेड़ पौधे अगर धरती पर मौजूद है, खास तौर पर बरगद, पीपल और नीम जैसे पेड़, तो उनकी छांव में टेम्परेचर साधारण से बहुत कम रहता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए फ्यूचर के लिए, और पेड़ों को काटना कम करना चाहिए। अगर किसी की जगह पर पेड़ लगा हुआ है तो उस पेड़ को काटे नहीं, उस पेड़ को वहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। पेड़ नेगेटिव एनर्जी भी घर के अंदर आने से रोकते हैं, मेंटली हमें शांति देता है। हाँ चाचा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सभी गांव वाले जब गांव में थे तब कितनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ देखो कितनी ठंड लग रही है और सुकून भी मिल रहा है। मुझे ये बताओ चाचा कि हम सब पूरे गांव वाले अपने अपने घरों में ताला लगाकर भाग तो आए हैं, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि पूरा शिमला 2 महीने के लिए घूमने चले। इतना आगे का मैंने नहीं सोचा मनोज, मुझे पहले यही रास्ता दिखाई दिया कि सब लोग यहाँ से भाग चलते हैं, वरना कोई ना कोई या तो बीमार होगा या तो मौत हो जाती किसी की। अब आप सभी गांव वाले मिलकर सोचे कि क्या करना है। तभी मनोज की पत्नी पायल बीच में बोल पड़ती है, चाचा अब तो ऊपर वाला ही कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। ऊपर वाला कौन? ऊपर आसमान से क्या बर्फ टपकने लगेगा? अब नीचे वालों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर कोई नीचे वाला ही हमारी मदद करेगा इस मामले में। तभी उस रोड से एक बहुत बड़ा ट्रक गुजरता है। अचानक उस ट्रक के पीछे वाला दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और ट्रक के अंदर से बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां जमीन पर गिर जाती हैं। गांव वालों की नजर उस ट्रक पर जाती है। अरे वो ट्रक वाले, रुक जा, तेरा सामान गिर गया। लगता है पी कर चल रहा होगा, सुनाई नहीं दिया होगा उसे। वो ट्रक वहाँ से चला जाता है। तभी एक दूसरा ट्रक वहाँ से गुजरता है और ब्रेकर में धक्का लगने की वजह से पीछे का गेट फिर से खुल जाता है और बर्फ की बहुत सारी सिल्लियां एक बार फिर से वहीं गिर जाती हैं। गांव वाले ट्रक वाले को आवाज देते हैं, पर वो भी नहीं सुनता। ऐसा 2 बार और होता है, यानी 4 ट्रक बर्फ की सिल्लियां अब उन गांव वालों के पास पड़ी हुई हैं और गर्मी में धीरे धीरे पिघल रही हैं। बेचारे इतनी गर्मी में किसी के लिए बर्फ ले जा रहे होंगे और यहाँ ये सारा बर्फ बर्बाद हो जाएगा। हमने आवाजें भी दी पर उन लोगों ने सुनी ही नहीं। हाँ मनोज बेटा, जब तक वो वापस आएंगे तब तक ये सारा बर्फ पिघल जाएगा। और 1 मिनट चाचा, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं राम अवतार को फोन करता हूँ। राम अवतार? उसको काहे फोन कर रहे हो? अरे रुको चाचा, देर हो जाएगी वरना। मनोज अपना मोबाइल निकालता है और अपने दोस्त राम अवतार को फोन कर देता है। अरे राम अवतार, जल्दी से अपने तीनों ट्रैक्टर किसी न किसी तरह बलिहारी रोड पर लेके आ जाना। रास्ते में जो बरगद का पेड़ है ना, वहीं खड़ा हूँ मैं, तुरंत आओ बिना कोई सवाल जवाब किए। गांव वाले हैरान हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मनोज आखिर कर क्या रहा है। गांव वालों, अब किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही हमें अपने गांव से कहीं भागने की जरूरत है। लेकिन ऐसा क्या करने वाले हैं आप? इससे पहले कि मनोज अपनी पत्नी पायल के सवाल का जवाब देता, वहाँ पर मनोज का दोस्त राम अवतार ट्रैक्टर लेकर आ जाता है। अरे मनोज, पूरा गांव यहाँ पर क्यों खड़ा है? अरे मैं तुझे बाद में बताता हूँ, पहले ये जितनी भी बर्फ की सिल्लियाँ पड़ी है ये सब ट्रैक्टर में भर दे और हमारे गाँव छोड़ दे। हम लोग वहीं पहुँचते हैं, जल्दी कर वरना पिघल जाएगी। राम अवतार सारी बर्फ जल्दी जल्दी ट्रैक्टर में लोड करवा देता है और वहाँ से चला जाता है।
कुछ ही मिनट में वो बर्फ लेकर गांव में पहुंच जाते हैं। गांव वाले एक बार फिर से भागते हुए गांव में पहुंच जाते हैं। मनोज अब जल्दी बता, अब क्या करना है? आखिर क्या सोच रखा है तूने? बताता हूँ। हमारे पास बहुत ज्यादा बर्फ है और हमारा गांव छोटा सा है। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोगों को अब अपने गांव को इस बर्फ से ही ढक देना होगा। गांव वाले जल्दी जल्दी मेहनत करते हैं और सभी लोग उन बर्फ की सिल्लियों से अपने अपने घर बना लेते हैं। अब उस गांव में हर घर बर्फ का घर बन गया था। दूर से उस गांव को देखने पर ऐसा लगता था जैसे उस गांव में आग लगी हुई हो, क्योंकि बर्फ से हल्का हल्का धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा था। अरे वाह मनोज, पूरा गांव तो शिमला से भी बेहतरीन बन गया है। हर गली में ठंडक ही ठंडक। वैसे आपने दिमाग बहुत अच्छा लगाया, लेकिन ये बर्फ आखिर कब तक टिकेगी? कभी न कभी तो पिघल ही जाएगी। अरे जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। वैसे भी बर्फ तो हमें फ्री में ही मिली है ना। ठीक है, ऊपर वाला कुछ न कुछ तो करेगा ही। फिर तुमने वही बात चालू कर दी। ऊपर वाला क्या करेगा? ऊपर आसमान में बादलों के ऊपर कोई बैठा हुआ है क्या? जो करेगा नीचे वाला ही करेगा। ये बर्फ हमें किसी नीचे वाले ने दी है, और बर्फ का गांव इन नीचे रहने वाले गांव वालों ने ही बनाया है, समझी? पायल मुंह बनाकर घर के अंदर चली जाती है। उस गांव में तो ऐसा लग रहा था जैसे ठंड का मौसम आ गया हो। लोगों ने तो स्वेटर तक निकाल लिए थे। लोग कांपते हुए गांव की गलियों में इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। ओहो, बड़ी ठंडी है यार। मई के महीने में इतनी ठंडी मैंने पहली बार देखी है। चलो आज रात मस्त नींद आ जाएगी, सो जाता हूँ। बिल्लू सो जाता है। धीरे धीरे आसपास के कुछ गांव वाले भी उस गांव में आकर रहने लगे। लोग पैसे देकर वहां रहने लगे, जिससे गांव वालों की कमाई भी होने लगी। वहां पर मेला लगने लगा। अपना गांव तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई त्योहार हो। आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों से कितना प्यार से बातें कर रहे हैं। पहले तो गाली देते थे वो लोग, हमारे गांव की तरफ देखते तक नहीं थे। अरे तभी तो हम गांव वालों से यहाँ पर रहने का पैसा लेते हैं। अगर ये सब लोग पहले से ही हमसे प्यार से बातें कर रहे होते तो हम इनसे पैसे ना लेते। लगता है इस गर्मी हमारा गांव अमीर हो जाएगा। हाँ, जब तक ये बर्फ पूरी नहीं पिघल जाती तब तक तो कमाई होती ही रहेगी। उसके बाद ऊपर वाला ही। इतना कहते ही पायल रुक जाती है और गांव में इधर उधर मेला देखने लगती है। रात में जब पूरा गांव सो रहा था, तभी अचानक एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लंबे बालों के साथ बांसुरी बजाता हुआ मनोज के कमरे में पहुंच जाता है और उसकी पत्नी पायल को देखने लगता है। बेचारी पायल तो मुझे हर वक्त याद करती है, इसी वजह से मैं इस पूरे गांव को आशीर्वाद देने आया हूँ। वो लंबे बाल वाला लड़का वहां से बाहर आ जाता है और गांव की किसी छत पर बर्फ पर बैठकर बांसुरी बजाने लगता है, जिससे पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो जाता है। सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का वहां से गायब हो चुका है। बांसुरी की आवाज भी अब नहीं आ रही है। अरे इतनी रात में यहाँ बांसुरी कौन बजा रहा था? पता नहीं काका, लेकिन जो भी था ऐसा लग रहा था भगवान कृष्ण खुद बांसुरी बजा रहे हो। पूरा गांव यहाँ पर है और मनोज सो रहा है। नहीं, वो तो मुझसे पहले बाहर आ गए थे, पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। तभी मनोज भागते हुए वहाँ पर आता है और कहता है, पायल, बिल्लू काका, गांव के पीछे अभी अभी मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और उन्होंने इस पूरे गांव को यह आशीर्वाद दिया है कि ये गांव हमेशा बर्फ का गांव ही रहेगा, चाहे कोई भी मौसम हो। ये बर्फ अब कभी नहीं पिघलेगी। पहले तो गांव वाले मनोज की बातें सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग भी खुश हो रहे थे। लेकिन आप तो ऊपर वालों को मानते नहीं है, फिर ये बात कैसे मान ली आपने? अरे क्योंकि भगवान नीचे मिलने आए थे ना मुझसे। मनोज की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और ऊपर वाले को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अब वो गांव हमेशा के लिए बर्फ का गांव बन गया। अब दूर दूर से लोग उस गांव में आते हैं और वो गांव इस देश का सबसे अमीर गांव बन गया।